आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस एमपी पटवारी के वीडियो लेक्चर में। आज हम हिंदी के क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे गए थे। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेक्चर है, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, अल्प प्राण व्यंजन हैं ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में कम ऊर्जा की ज़रूरत हो, उन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण कहलाते हैं। जैसे का वर्ग में कौन कौन से वर्ण आ जाएंगे? का, खा, गा, घा, इंगा। इसी तरह से चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, सभी में ये पहला वर्ण है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो पहला वर्ण, तीसरा वर्ण और पांचवा वर्ण ये क्या कहलाते हैं? अल्प प्राण व्यंजन कहलाते हैं। और साथ ही साथ अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन क्या होते हैं? जिनके उच्चारण में श्वास अंदर की तरफ जाए वो क्या कहलाते हैं? अंतःस्थ व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या 4 होती है, या, रा, ला और वा। ये क्या कहलाते हैं? अंतःस्थ व्यंजन कहलाते हैं। तो इस प्रकार से प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण और अंतःस्थ व्यंजन अल्प प्राण व्यंजन कहलाते हैं। तो यहाँ पर जो फोर्थ ऑप्शन है का, ये पहला वर्ण है का वर्ग में, इसलिए ये क्या आएगा? अल्प प्राण व्यंजन होगा। इसलिए फोर्थ ऑप्शन सही होगा। आगे है, वृत्ताकार स्वर है। जिन वर्णों की उच्चारण करते वक्त मुंह का आकार जो है वो वृत्ताकार हो जाए, मतलब गोलाकार हो जाए, तो वे स्वर या वर्ण वृत्ताकार स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या 4 होती है, ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ। ये वृत्ताकार स्वर कहलाते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ओ। अगला सवाल है, जो ना तो पूर्ण रूप से स्वर है ना पूर्ण रूप से व्यंजन, उसे कहते हैं, उसे अर्धस्वर कहते हैं। अर्धस्वर के उच्चारण में जीवा स्वरों के उच्चारण की तुलना में अधिक ऊपर की ओर उठती है, किंतु इतनी ऊपर तक नहीं पहुंच पाती कि वायु मार्ग अवरुद्ध कर सके। इस तरह इनमें स्वर और व्यंजन के बीच की जो स्थिति बनती है वो बनती है। तो ये कौन कौन से कहलाते हैं अर्धस्वर? या और वा, ये अर्धस्वर कहलाते हैं। तो सेकंड ऑप्शन हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुत्री का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है? पुत्री के पर्यायवाची शब्द हैं बेटी, लड़की, सुता, आत्मजा, तनुजा, नंदिनी, दुहिता और तनया। ये सभी क्या हैं? पुत्री के पर्यायवाची शब्द हैं। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन तनुजा ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसका कोई नाथ ना हो उसके लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा होगा? उसे अनाथ कहते हैं। सो थर्ड ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, उन्नति का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है? उन्नति का संधि विच्छेद होगा उत धन नति। यहाँ पर क्या है? ये व्यंजन संधि है और इसमें क्या हुआ है
कि यदि किसी वर्ग के पहला वर्ण कौन कौन सा, जैसे का, चा, टा, ता, पा, इनका मेल किसी अनुनासिक वर्ण में कौन कौन सा, ना और मा, इनसे हो तो प्रथम पद के अंत वाला वर्ण, प्रथम पद ये है, इसका अंत वाला वर्ण ता अपने ही वर्ग के 5वें वर्ण में बदल जाता है। कैसे? जैसे ता वर्ग है तो इस वर्ग का, ता वर्ग का 5वां वर्ण क्या होगा? ता, था, दा, धा, ना। तो इसका 5वां वर्ण क्या होगा? ना। तो ये ता किस में बदल जाएगा? ना में। इसलिए क्या हो जाएगा? उन्नति। इसी प्रकार से जैसे सत, धन, मार्ग, तो ये क्या आ जाएगा? ता किस में बदल जाएगा? ना में। तो क्या आ जाएगा? सन मार्ग। सो राइट आंसर क्या होगा? थर्ड ऑप्शन, उत धन नति। नेक्स्ट, कीर्ति का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है? इसका विलोम शब्द होता है अपकीर्ति। अगला सवाल, अप उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? अप उपसर्ग से बना शब्द है अपवाद। अपवाद, अप उपसर्ग का मतलब क्या होता है? बुरा, हीन, विरुद्ध। नेक्स्ट है, नवयुवक शब्द में निम्न में से कौन सा समास है? जब हम नवयुवक का समास विग्रह करेंगे तो क्या आएगा? नव है जो युवक। यहां पर क्या आया है जो। जहां पर है जो, रूपी, के समान ये शब्द आते हैं वहां पर कर्मधारय समास होता है। कर्मधारय समास में पहला शब्द जो होता है वो क्या होता है? विशेषण होता है, और दूसरा शब्द मुख्य शब्द होता है, और ये जो दूसरा शब्द होता है इसी शब्द की तुलना की जाती है। यहाँ पर क्या है? कर्मधारय समास है। आगे है, कांटा निकलना मुहावरे का अर्थ निम्न में से कौन सा है? इसका मतलब होता है बाधा दूर होना। नेक्स्ट, अध्ययन का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है? अध्ययन। सो सेकंड ऑप्शन क्या होगा? राइट आंसर। नेक्स्ट, विभाव से अभिप्राय उन वस्तुओं और विषयों के वर्णन से है जिनके प्रति किसी प्रकार का भाव या संवेदना होती है। हम जानते हैं कि कोई भी रस है उसमें क्या होते? 4 भाव होते हैं। एक होता है स्थायी भाव, दूसरा होता है विभाव, तीसरा होता है अनुभाव, और चौथा होता है संचारी भाव। तो यहाँ विभाव बताया गया है कि विभाव क्या होता है, और विभाव कितने प्रकार के होते हैं? विभाव 2 प्रकार के होते हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। तो यहाँ पर क्या है कि थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्र सा सिर पर उठा था प्राणपति का हाथ में कौन सा अलंकार है? सही विकल्प चुनिए। यहां पर उपमा अलंकार है, जहां पर 2 वस्तुओं या व्यक्तियों में अंतर होते हुए भी उनकी आकृति एवं गुण की समानता की जाए वहां उपमा अलंकार होता है। और इस अलंकार में सरिस, सी, सम, सा, इन शब्दों का
प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पर क्या है, छत्र सा सिर पर उठा था, सा। तो जहाँ पर ये शब्द दिखें वहाँ पर क्या आएगा, उपमा अलंकार ही आएगा। तो यहाँ पर क्या है, सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, यहाँ ब्लोम शब्द बताना है, आभ्यंतर का ब्लोम शब्द। आभ्यंतर का मतलब जो होता है कि जो अंदर होने वाला, आंतरिक, भीतरी, इसको क्या बोलते हैं, आभ्यंतर। तो इसका ब्लोम क्या होगा, जो बाहरी होगा। तो बाहरी को क्या बोलेंगे, बाह्य आ जाएगा। बाहरी को क्या बोलेंगे, बाह्य। सो थर्ड ऑप्शन क्या रहेगा, इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। दो शब्दों के मिलने के कारण उनके वर्णों में परिवर्तन होता है, तो उसे क्या कहा जाता है, उसे संधि कहते हैं। संधि कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। आगे है, उल्लिखित पंक्तियों में कौन सा रस है। जो तुम आ जाते एक बार, कितनी करुणा कितने संदेश, पथ में बिछ जाते बन पराग, गाता प्राणों का तार तार, अनुराग भरा उन्माद भरा, आंसू लेते वे पद पखार। जो तुम आ जाते एक बार। ये पंक्तियां महादेवी वर्मा की हैं, बहुत ही सुंदर रचना है जो ब्रह वेदना में डूबी हुई है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवित्री कह रही हैं कि पहली पंक्ति में लिखा है, जो तुम आ जाते एक बार। अगर तुम एक बार आ जाते तो क्या होता, कितनी करुणा कितने संदेश, मेरे मन में जितनी भी करुणा है, जितना भी प्रेम है, जो भी मेरे मन में है तुम्हारे लिए। आगे लिखा है कि पथ में बिछ जाते वन पराग, मतलब जो भी मेरे मन में तुम्हारे लिए है वो भी फूल बन जाते और मैं उन फूलों को तुम्हारी राह में बिछा देती और तुम उन पर चल करके आते। यह बहुत ही अद्भुत और आध्यात्मिक प्रेम का वर्णन है। आगे लिखा है कि गाता प्राणों का तार तार, मतलब मेरा जो भी अस्तित्व है उसका रोम रोम, अनुराग भरा उन्माद भरा, मतलब पागलपन से भरा हुआ राग, कह सकते हैं कि मदहोशी में डूबा हुआ, प्यार से भरा हुआ राग मैं गाती अगर तुम आ जाते। आंसू लेते वे पथ पखार, खुशी से मेरे इतने आंसू निकलते कि तुम जिस रास्ते से आते वो पूरा रास्ता मेरे आंसुओं से धुल जाता अगर तुम आ जाते तो। यहाँ वियोग श्रृंगार रस है, जहाँ पर नायक नायिका का परस्पर प्रबल प्रेम हो लेकिन मिलन ना हो, अर्थात नायक नायिका के वियोग का वर्णन हो, वहाँ पर वियोग श्रृंगार रस होता है। सो यहाँ पर क्या है, वियोग श्रृंगार रस है। सेकंड ऑप्शन क्या है, राइट आंसर है। नेक्स्ट, को तुम हम है हरि, हरि बानर को नहीं काम, में कौन सा अलंकार है। एक बार कृष्ण राधा के यहाँ गए और उनका बंद द्वार खटखटाया तो भीतर से आवाज आई, कौन हो तुम।
तो अपना नाम बताते हुए कृष्ण ने कहा, मैं हरि हूँ। तो राधा जी जानती हैं कि बाहर कृष्ण हैं, लेकिन जानबूझकर हरि का दूसरा अर्थ बानर ले लेती हैं और शरारत से कहती हैं कि बानर का यहाँ क्या काम है, बानर का यहाँ क्या काम है। जहां बात किसी एक आशय से कही जाए और सुनने वाला इससे भिन्न दूसरा अर्थ जानबूझकर लगा दे, वहां वक्रोक्ति अलंकार होता है। सो यहाँ क्या है, वक्रोक्ति अलंकार है। फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्याग्रह में प्रयुक्त संधि है। सत्याग्रह, सत्य धन आग्रह। यहाँ क्या हुआ है, आ है और फिर आगे क्या हो गया, आ। ये दोनों मिलकर के क्या हो गया, आ। दो समान स्वर मिलकर दीर्घ रूप धारण करते हैं जब, तब वहाँ दीर्घ स्वर संधि होता है। सो यहाँ क्या है, दीर्घ स्वर संधि है। सो फर्स्ट ऑप्शन क्या है इसका राइट आंसर है।